नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश निगम स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल द शिवांश निगम वे में। फ्रेंड्स, आज इक्विटी मार्केट्स के बारे में मैं एक ऐसा सच आपको बताने वाला हूं जिसको शायद ही आपको कोई बताएगा और शायद ही आप कहीं इसको सुनोगे। आपने खुद ही ऑब्ज़र्व भी किया होगा बट फिर भी इस पे शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा। कैसे रिटेलर्स जो हैं, जो हम जैसे लोग हैं जिनको मार्केट का बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, अपने थोड़ा सा जो भी सेविंग्स हमारी होती हैं उनको हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम रिटर्न कमाने के लिए यहाँ पे मार्केट में आते हैं। और कैसे ऑपरेटर्स जो हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा, बहुत ही बड़ा फंड होता है, वो लोग कैसे मार्केट्स को अपने लिए अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके मार्केट्स को किस तरीके से वो यूज़ करते हैं अपने लिए, किस तरीके से रिटेलर्स को फंसाते हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानने वाले हैं हम। सबसे पहली जो दिक्कत है स्पेशली हम जैसे लोगों के साथ, जो रिटेलर्स हैं उनके साथ, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझते हैं। ये बड़ी मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर कोई इंसान है जो समझदार है और कहीं किसी तरीके से उस इंसान को आप बेवकूफ़ बना ले गए, तो भी वो इंसान अपने अहंकार में रहेगा और ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि वो बेवकूफ़ बन गया है। जैसे आपने रावण को देखा होगा, आजकल रामायण चल रही है टीवी पे, तो अगर आपने देखा हो तो बहुत बार ऐसा हुआ कि रावण को ये एहसास हो गया था कि वो भगवान से ही युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये मानना स्वीकार नहीं किया और वो उनको वनवासी ही कहता रहा और इंसान ही समझता रहा। तो ये रावण वाली गलती हम लोग भी करते हैं स्टॉक मार्केट में। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें आज डिटेल में जानेंगे। पर तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस जब भी मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इक्विटी मार्केट्स जो है वो एक सेंटिमेंट का खेल है। सेंटिमेंट इन द सेंस हो गया इमोशन का खेल है। मैं आपको अभी आने वाले कुछ टाइम में, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो एंड तक देखने का, तभी इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, नहीं तो जब टाइम हो तब वापस आइएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ ही देर में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे ही सेंटिमेंट्स को कोई और कंट्रोल कर देता है, कैसे हमारी ही सोच को अपने हिसाब से कोई और पलट देता है, कैसे हमें ही कोई मैनिपुलेट कर लेता है, वो भी बिना हमारे जाने, बिना ये सोचे, बिना समझे। मतलब हम समझ भी नहीं पाते कि कोई और हमको वो सोचने पे मजबूर कर रहा है जो वो चाहता है कि हम सोचें, और हमें लगता है कि ट्रेडिंग जो है ये हमसे हो क्यों नहीं रही। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप रैंडमली सिक्के उछाल के भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो भी 50% चांस तो होनी ही चाहिए आपकी सक्सेस की। लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हमें मजबूर किया जाता है हमेशा गलत डायरेक्शन में सोचने पे। हमें मजबूर किया जाता है, हम न्यूज़ को देखते हैं, हम डेटा को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जीडीपी डेटा को देख लिया तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत सारे डेटा हमने एनालाइज कर रखे हैं। हम ये कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे? बताता हूँ। देखो, सबसे पहली जो लाइन है वो ये है कि मार्केट्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी कहावत है। वो ये है कि जब भी कोई बुल मार्केट चल रही है तो जो रिटेलर्स हैं वो बुल मार्केट के रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। वो बस, उन्हें बस ये दिख रहा होता है कि वहाँ पे लालच जो है वो उन्हें दिख रहा होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से चढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ उनको दिख रही होती है कि जो मार्केट है वो बहुत ही तेज़ी से चढ़ रही है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे छूट जाऊँगा। इसी डर का जो ऑपरेटर्स हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, हमारे इसी डर का। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में चलो इन सारी चीज़ों की सिलसिलेवार बात करते हैं। बुल मार्केट्स के अंदर हम रिस्क को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँगा मैं इस चीज़ के बारे में। निफ्टी 50 के चार्ट में जब भी बुल मार्केट चल रही होती है, ठीक है, जिस भी टाइम हमारी बुल मार्केट चल रही होती है, जैसे एक बुल मार्केट हमारी चली थी कब, ये वाली जो मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे निफ्टी लगभग 12,400 का पीक लगाया था, ये जो मार्केट थी ये बुल मार्केट थी। इस मार्केट में लोग रिस्क को भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं। उन्हें बस ये दिखता है कि कोई भी चीज़ खरीद लो, थोड़ा सा भी नीचे आए और ख़रीदो, थोड़ा भी नीचे आए और ख़रीदो, अरे बुल मार्केट है। ठीक है, बेयर मार्केट में लोग इसका ऑपोजिट करते हैं। अब जैसे देखो, मार्केट जो है वो इस टाइम की जो बुल मार्केट थी उसमें लोगों को यहाँ पे 12,000, 12,400, 12,000, 11,500, इन सारे लेवल पे भी सारे के सारे जो स्टॉक्स थे, सारे के सारे जो जितना भी जो इंडेक्स था, ठीक है, सब कुछ उन लोगों को अभी भी लग रहा था कि यार ये तो और ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाना ही है यहाँ से भी,
और इस चीज़ को अगर अभी नहीं ख़रीदा तो कुछ बहुत बड़ा हमसे मिस हो जाएगा। अभी ख़रीदो, अभी इस जोन में सभी लोगों को ख़रीदना था, ख़रीदना था, ख़रीदना था। वैसे ही यहाँ पे रिस्क इग्नोर करते हुए बेयर मार्केट में लोग अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे अरे ये और गिरेगा, अरे ये और गिरेगा, ये और गिरेगा, ये और गिरेगा, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं आप इनको इग्नोर करते हैं। आपको इतने देखो, यहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए तैयार थे और यहाँ पे लोगों को लगता है कि महंगा है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ सस्ती लग रही थी लोगों को, यहाँ पे वही चीज़ महंगी लग रही है लोगों को। कैसे होता है ये खेल, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ सेंटिमेंट्स, जो हमारी इमोशंस हैं, हम उन्हीं से बेवकूफ़ बनते हैं और हमारे इमोशंस को कंट्रोल एक्चुअली में कर रहा होता है कोई और। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो मैंने सीखी है यहाँ से, वो ये है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंड को पहले पकड़ना आना चाहिए। मतलब वो ट्रेंड जब पब्लिक को दिख जाता है तो उस ट्रेंड का कोई वैल्यू, कोई मीनिंग नहीं रहती। उस ट्रेंड को पहले अगर आपने पकड़ लिया तो ही आप कुछ बड़ा वहाँ से कमा पाएंगे। जो कोरोना का, जो कोविड-19 का अभी जो इशू था, अगर किसी इंसान ने इस इशू को लगभग फरवरी के अंत में या लगभग अगर फरवरी की स्टार्ट तक में अगर उस इंसान ने पकड़ा होता तो वो इंसान एक बड़े डाउन ट्रेंड का फ़ायदा उठा पाता। लेकिन जब ये इशू बहुत बड़ा हो गया और लगभग मार्च या फिर मिड मार्च तक अगर किसी ने पकड़ा होता तो उसके पास फिर कमाने के लिए कुछ भी नहीं था। और अगर थोड़ा सा और लेट कोई हो गया होता तो यहाँ पे तो फिर मतलब ऐसे बाउंसेस आए हैं कि फिर अब शॉर्टर्स जो हैं वो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे आप, बोलो। अब यहाँ पे शॉर्ट करोगे कट हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट करोगे कट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा शॉर्ट करो कट हो जाएगा, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस ही कटते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब अगर किसी ट्रेंड को आपने पकड़ने में अगर देरी कर दी, ठीक है, होता क्या है कि न्यूज़ वाले हमको यहीं पे दिखाते हैं। न्यूज़ वाले हमको यहाँ पे नहीं दिखाते कि ये बेचो इसको क्योंकि ये नीचे जाएगा। न्यूज़ वाले हमको दिखाएंगे कहाँ पे, यहाँ कहीं आसपास दिखाएंगे कि यार ये तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है और भी गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ वाले हमको दिखाते हैं और इसलिए हम बायस्ड हो जाते हैं। और न्यूज़ वाले दिखाते कैसे हैं मैं ये भी बताता हूँ आपको। जब कोई समझदारी से आपको बेवकूफ़ बनाता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप न्यूज़ देखते हो और आप ये तो आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, न्यूज़ वालों की मुझे टिप्स नहीं फॉलो करनी, लेकिन न्यूज़ तो मुझे देखनी है। मुझे ये तो जानना ही है कि मार्केट में क्या हो रहा है और कंपनीज़ में क्या हो रहा है, बेसिकली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी न्यूज़ मुझे देखनी है। तो अब वो लोग भी समझदार हो गए हैं। वो लोग ये नहीं कहते कि यहाँ पे अब नीचे गिरेगा, वो लोग यहाँ पे आपको नेगेटिव न्यूज़ इतनी भर देंगे, इतनी सारी नेगेटिविटी आपके अंदर भर देंगे वो, कि यहाँ पे आपकी हिम्मत ही नहीं होगी बाई करने की, हिम्मत ही नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। और यहीं पे अगर जब निफ्टी 12,400 पे था, इतनी सारी पॉजिटिविटी यहाँ पे भर देंगे, इतना सारा पॉजिटिव न्यूज़ आएगा ग्लोबल मार्केट से कि हाँ यहाँ पे पहले ये ख़राब था अभी अच्छा हो रहा है। ये सब इतनी सारी चीज़ें आपके पास आएंगी कि आपको यहाँ पे हिम्मत ही नहीं होगी ये सोचने की भी कि अब यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है, ठीक है। एक रिटेलर के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो। अब कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं 2008 का चार्ट खोलते हैं पहले, और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ला चुका हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर 2008 का चार्ट, और आप सभी को शायद पता होगा ये एक सब प्राइम क्राइसिस थी जिससे बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लो कि मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, अरबों खरबों में यहाँ पे पैसे जो हैं दुनिया ने खोए थे। और चलो इसके बारे में बात करते हैं कि किस टाइप की न्यूज़ आई और उस न्यूज़ पे मार्केट ने एक्चुअली में कैसा रिएक्शन देना था, जो हम लोगों की सोच थी, और क्या असलियत में वैसा हुआ। तो सबसे पहले तो न्यूज़ आई हमारे पास कि जो यूएसए की टॉप 5 कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट हो गई हैं, ठीक है। जिससे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाती हैं और मतलब पूरी दुनिया को ये चीज़ पता लग जाती है कि फ्रॉड जो है वो हो रहा है, और कैसे गवर्नमेंट और जो फेडरल रिज़र्व है हमारी, वो भी यहाँ पे एक अंधा कानून बन के हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही इस सीवर क्राइसिस से, इस बड़ी सी क्राइसिस से। और उसके बाद आ जाती है लेमन ब्रदर की क्राइसिस, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है लेमन ब्रदर्स, और लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है इस पर। बट ये भी अनाउंस करती है सितंबर अक्टूबर 2008 के आसपास कि यहाँ पे हमारे पास भैया पैसे नहीं बचे हैं, हम बैंकरप्ट हो गए। अब देखो सितंबर अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर में ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। अब अक्टूबर में मार्केट देखो कहाँ पे थी, ये अक्टूबर की बात है, ठीक है। ये सितंबर अक्टूबर वाला जोन है जहाँ पे
अनाउंसमेंट आता है लेमन ब्रदर्स की तरफ से कि भैया हम बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी टॉप यानी 6200 से यहाँ तक गिर चुकी है, लगभग 2000 2500 की मार्केट है। यहाँ पे न्यूज़ आती है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ रही है, मार्केट पहले गिर रही थी, न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, फिर मैं रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। न्यूज़ यहाँ पे है। अब चलो सितंबर अक्टूबर में ये न्यूज़ आई। अब कोई इंसान अगर इस टाइम मार्केट को देख रहा होगा और देख रहा होगा 2500 पे निफ्टी है, यहाँ तक गिर गया, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ है, क्या उसकी हिम्मत होगी यहाँ पे बाई करने की? मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्या उसकी हिम्मत होगी, क्या ऐसे इंसान की हिम्मत होगी यहाँ पे एंट्री लेने की, बाइंग साइड में एंट्री लेने की, ये जानते हुए कि जो विश्व की नंबर 1 कंपनी है वो दिवालिया घोषित हो चुकी है। पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया शॉक में थी कि इतनी बड़ी कंपनी कोलैप्स हो गई। तो बहुत ज़्यादा और कंपनीज भी हो सकता है ऐसी होंगी जो कि कोलैप्स होने के कगार पे होंगी या ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी होंगी और उनकी भी न्यूज़ आएगी। लेकिन एक्चुअली में इसी टाइम से हमारे निफ्टी ने, यूएसए के डाउ जोन्स ने, सभी ने जो बेसिकली जो फॉल थीम थी वो तो स्टार्ट कर दी थी 2007 के अंत में। ठीक है, लेकिन ये जब बड़ी बड़ी न्यूज़ें आने लगी, जब बड़ी बड़ी खबरें आने लगी ना, तो इसी टाइम से वो चढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिस टाइम पे इकोनॉमी हमारी अच्छा कर रही थी, ध्यान रखना, जिस टाइम पे ये जो टाइम था यहाँ पे कोई ख़राब खबर थी नहीं। अब जाके देखना 2007 के अंत में कोई ख़राब खबर नहीं थी, इकोनॉमी हमारी बड़ा अच्छा कर रही थी। सारी कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे आ रहे थे कि 20-25 इंप्रूव हो रहा था उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट 20-25 आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब पिछले क्वार्टर से 20% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे कंपनीज़ 2007 के अंत में। जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो सारे लोगों को लगा यार थोड़ा सा तो गिरी है, ठीक है, चीज़ें सारी सही हैं, फाइनेंशियली हम एकदम बढ़िया हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है, चढ़ जाएगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने ये बड़ी रैली देखी थी। ठीक है, तो जब आप कोई बड़ी चीज़ पहले देख लेते हो और फिर आप ये बोलने लगते हो कि यार इस बार भी वही होगा, तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है ये। ठीक है, तो हमारी डिप आई, यहाँ पे मान लो लगभग 20% इंडेक्स गिरा, लोगों को लगा अपॉर्चुनिटी है, फिर डिप आई, लोगों को लगा अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा होगा तो कुछ लोगों को यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी दिख गई होगी। ठीक है, फिर डिप आई। और न्यूज़ वाले भी इसी तरीके से न्यूज़ खोदते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेंगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, और ऐसी न्यूज़ मिलेंगी ना। अगर आप न्यूज़ चैनल, सच बताओ, अगर आप अभी तक न्यूज़ चैनल देख रहे हो, क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में या नहीं हो रहा है कि आपको नेगेटिव न्यूज़ जब मिलती है तो उस टाइम पे मार्केट ऊपर भागने लगती है, और पॉजिटिव न्यूज़ जिस टाइम पे आती हैं उस टाइम पे मार्केट नीचे भागने लग जाती हैं? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत से लोग तो यहाँ पे ये सोच बैठे थे कि सब ख़त्म हो गया, स्टॉक मार्केट अब डिस्ट्रॉय हो गई है, पैसा निकालो, जो भी पैसा है सब निकालो। वही निफ्टी 50 का इंडेक्स जो कि उनको यहाँ पे 6200 के आसपास बहुत सस्ता लग रहा था कि ये तो और ऊपर जा सकता है, ये तो 7-8 हज़ार जाएगा, वही निफ्टी 50 उनको 2-2.5 हज़ार के लेवल पे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, वही निफ्टी 50। अब आप सोचो, क्या यहाँ पे आपकी जो सोच है उसमें डिफरेंस, यहाँ पे आपको महंगा लगा, यहाँ पे आपको सस्ता यहाँ पे सॉरी यहाँ पे महंगा लगा, यहाँ पे सस्ता लगा। अब बताओ ये सोच क्या हमने बनाई, क्या ये सोच हमारी थी, या फिर ये सोच किसी और इंसान की थी जो वो चाहता था कि हम इस तरीके से सोचें? क्या कोई और इंसान था जो चाहता था कि यहाँ पे लोगों को लगे कि ये बहुत सस्ता है, अभी तो ख़रीदना चाहिए और लोग खरीदें? और क्या कोई और इंसान चाहता था कि यहाँ पे हम ना खरीदें, वो चाहता था कि यहाँ पे वो खरीदे और फिर हम खरीदें कहीं फिर से टॉप के आसपास? क्या कमेंट में बताइएगा ऐसी चीज़ आपको देखने को कभी भी मिली हो किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में? ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ की हम बात करते हैं। यहीं पे लेमन ब्रदर की क्राइसिस आई और उसके बाद ही निफ्टी 50 ने हमारी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ आया, लोग वेट करते रह गए, कुछ लोग तो शॉर्ट कर दिए यहाँ पे कि अब तो ये ज़ीरो जाना है इंडेक्स, अब ज़ीरो जाएगा, यहाँ तक मैं नहीं कमा पाया डाउन ट्रेंड में, अब तो मैं कमाऊँगा, इसको ज़ीरो ही करके मैं दिखाऊँगा। ठीक है, और सब के सब ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरीके से। ये ऐसे ही राइज़ हुआ, और देखो यहाँ पे सारी नेगेटिव न्यूज़ थी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे थी ही नहीं। आपको लगेगा देखने में कि दुनिया ख़त्म, ठीक है, लेकिन मार्केट राइज करने लगी और बहुत से लोगों को इस रैली पे बिलीव नहीं हुआ। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट किया, हर लेवल पे शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि यार ये तो फालतू में चढ़ रही है, ये तो अब नीचे गिरेगी, ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्यों चढ़ रही है ये? ठीक है, आप समझ पा रहे हो कैसे हम रिटेलर कैसे सोचता है, जो यहाँ पे बाई कर रहा था
वो पर्सन यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, 4000 पे उसको महंगा लग रहा है, वो सोच रहा है अब ये 4000 से नीचे गिरेगा, और वही पर्सन यहाँ पे 6000 पे बाइंग कर रहा था। ठीक है, वही पर्सन, और उस पर्सन की सोच बदल गई। ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट का खेल है, सेंटिमेंट का खेल है पूरा का पूरा। उस पर्सन की सोच बदल दी किसी ने। ठीक है, कैसे? जीडीपी डेटा दिखा के, कैसे जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बुरे प्रभाव के बारे में बता के। ठीक है, कैसे इस तरीके से रिसेशन आएगा दुनिया में ये कह के। ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से लोगों ने अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लिया। ठीक है, जो फुल्ली इन्वेस्टेड थे वो नॉट इन्वेस्टेड बन गए, और इसी तरीके से चीज़ें होती रहीं। अब मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में भी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। 2008 में कोटक बैंक के साथ क्या हुआ, बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना कि कोटक बैंक के साथ 2008 में क्या हुआ। एक एग्जांपल लेता हूँ, वैसे तो ऐसे बहुत से चार्ट्स हैं। ठीक है, सारे चार्ट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, कुछ चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और कोटक बैंक उनमें से एक बहुत बड़ा चार्ट है जिसके बारे में आपको बिल्कुल मतलब अगर नहीं बताया कोटक बैंक के बारे में, तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा कुछ गलत किया है आप लोगों के साथ। अब देखो, ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक, इसका पीक कहाँ पे है? लगभग 2007 के आसपास इसका पीक है। एक सेकेंड, ये देखो, इसका जो पीक है इस स्टॉक का वो है 360 350 का, और जो बॉटम है इस स्टॉक का वो 50 का है। ठीक है, ये जो स्टॉक है ये 350 के लेवल से ये गिरते गिरते आ गया 50 रुपए के लेवल पे। मतलब ये फॉलिंग, जो इसकी फॉल है, जो इसकी गिरावट है, वो स्टार्ट हुई थी 2007 में, और 2007 में तो मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ थी ही नहीं, और इसकी जो गिरावट थी वो थमी थी 2000 लगभग 9 के आसपास, जब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ थी ही नहीं। मतलब पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे नहीं है और ये चढ़ने लग गया, नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे नहीं है और ये गिरने लग गया। रिटेलर सोचा क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे पैसा तो वही कमा सकता है जिसके पास इनसाइडर न्यूज़ है। बट क्या सच यही है? क्या रियलिटी यही है? समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। हमारे जो इंडेक्सेस हैं, जो मार्केट्स हैं, वो तब ऊपर जाने की कोशिश की जब जीडीपी डेटा आया, और बहुत ही ख़राब जीडीपी डेटा आया। यूएस इकोनॉमी रिसेशन में थी, सारे लोग पैनिक में थे। उसके बाद भी डाउ जोन्स, उसके बाद भी निफ्टी 50 2009 में तो फायर करने लग गया, आग लग गई इंडेक्स में। एक तरीके से लगभग कहते हैं ना, आग लग गई। कोई भी उस रैली को ट्रस्ट नहीं कर रहा था, ये ऊपर क्यों जा रहा है, शॉर्ट करो इसको, नीचे आएगा। लेकिन उस बार जो बढ़त थी हमारे दोनों इंडेक्सेस की, वो किसी भी डिकेड से भी ज़्यादा थी। आप समझ लो, उसे 1 साल 2 साल में जो बढ़त आई ना, परसेंटेज के टर्म में बात करोगे, 10 साल में उतनी नहीं आती जितनी उस 2009-2010 के रीजन में आ गई। डाउ जोन्स 7000 से 10,000 रिकवर हो गया, निफ्टी 50 2500 से वापस 6000 चला गया। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अभी देखो, कथा अभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, कथा सुनने आए हो तो पूरी कथा सुनो। उसके बाद ये साल कौन सा है? ये है 2010 और ये है 2011, जब हमारा इंडेक्स जो है वापस से यहाँ पे 3 गुना हो गया है। जो हमारी बॉटम है उससे 2.5-3 गुना हो गया। अब 2011 में जीडीपी डेटा आता है, और जीडीपी डेटा ये दिखाता है कि अब जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो रिकवर करने वाली है। डाउ यहाँ पे 14,000 हो चुका है, हमारा यूएसए का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, वो 14,000 हो चुका है। निफ्टी 50 जो है वो 6,000 हो चुका है। और जीडीपी डेटा ये दिखाता है कि अब जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव करने वाली है, करने आगे के टाइम में और करेगी। और यहीं से मार्केट में फिर से एक गिरावट का सिलसिला आता है। जीडीपी डेटा दिखा रहा है कि मार्केट की इकोनॉमी अब बूम करने वाली है, और मार्केट को देखो वापस यहाँ पे बॉटम लगाता है 4,600 का। मतलब पॉजिटिव न्यूज़ के बाद मार्केट फिर से गिरावट दिखाता है। कुछ समझ आता नहीं रिटेलर्स को, वो बस यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, और यहाँ पे सिर्फ वही कमाता है जिसके पास स्विस बैंक में खाता है। ठीक है, तो ये होता है कैसे जो चीज़ आपके लिए बहुत सस्ती होती है वो महंगी हो जाती है। टॉप पे कोई चीज़ बहुत सस्ती होती है। यहाँ पे जीडीपी डेटा जब आया कि इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई ये तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। लोगों ने तो ये देखा कि ये तो बहुत सस्ता है, जीडीपी डेटा आ गया है, मैंने डेटा देखा है, मैंने, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो बेवकूफ़ एनालिस्ट हो। मैंने तो डेटा पढ़ा है, मुझे तो डेटा पता है, मैंने न्यूज़ देखी है, मैंने अपना टाइम दिया है, मैंने स्टडी की है।
अपने आप को रावण की तरह अहंकारी समझ के आप लोग ये भूल जाते हो कि आपका जो सामना है वो तो सच में ऑपरेटर रूपी भगवान से है, और जो डेटा आप लोग देख रहे हो वो डेटा तो उसको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सारी की सारी जो बात है वो फ्यूचर के बारे में। अब देखो, इस चीज़ के मैं आपको दो तरीके से आपको रीज़न दूंगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, दो तरीके से मैं आपको रीज़न दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा यहाँ पे मैंने किया, बट दो रीजंस आपको दूंगा। देखो, पहला जो रीज़न है दोस्तों, वो ये समझना है आपको कि मार्केट कभी भी प्रेजेंट को नहीं देखता, लेकिन हम लोग प्रेजेंट को देखते हैं। मार्केट हमेशा देखता है फ्यूचर को, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को नहीं, आने वाले एक क्वार्टर या दो क्वार्टर मैक्सिमम तक। दो क्वार्टर भी नहीं देखता, आने वाला सिर्फ एक क्वार्टर देखता है। ठीक है, आने वाले एक क्वार्टर में क्या होने वाला है, यानी आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है, मार्केट इस चीज़ को ही केवल देखता है। मार्केट के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर की है। ठीक है, सब कुछ जो है वो फ्यूचर का है। और न्यूज़ हमारे लिए क्या करती है, जब हम प्रेजेंट को देखते हैं तो हमको जो चीज़ यहाँ पे हमको चीज़ें सस्ती लगती हैं और यहाँ पे हमको चीज़ें महंगी लगने लगती हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट को देखते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है। और हम प्रेजेंट को देखते कैसे हैं, हम पास्ट का और प्रेजेंट के डेटा को एनालाइज करके हम ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर का एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन असलियत में ये सारी के सारा जो खेल है वो फ्यूचर का खेल है। हम लोग एक बहुत ही छोटी मछली हैं इस बड़े से तालाब में, और सरवाइव अगर करना है तो हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पे होने की ज़रूरत है। फ्यूचर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट के फाइनेंशियल को देख के आप पैसे यहाँ पे कभी भी नहीं कमा सकते, कभी भी नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। पास्ट के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको देख के आप पैसे यहाँ पे नहीं कमा पाओगे, आप फ्यूचर का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और जिस टाइम तक ऐसा डेटा आपके सामने आएगा कि जिससे डेटा को देख के आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगा पाओगे, उस टाइम तक मार्केट में ऑलरेडी वो फ्यूचर घट चुका होगा। ठीक है, फिर आप फिर से वही आप साइकिल में हो गए। अब यहाँ पे जीडीपी आपने देखा, आपको लगा अब जीडीपी बढ़ा है तो अब इकॉनमी बढ़ेगी। इकॉनमी भैया बढ़ेगी हो सकता है अब बाद में, मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है, मार्केट पहले ही बढ़ चुकी है। आपको अब लगेगा कि मार्केट बढ़ेगी, वो पहले ही हो चुका है जो आपको लगेगा। ठीक है, डेटा जब तक आपके पास आएगा तब तक आप ऑलरेडी उस ट्रेंड को पकड़ नहीं पाए होगे, आप बहुत लेट हो चुके होगे। इस चीज़ को आपको समझनी है। अब बात करते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी बात कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कोविड-19 की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा 2020 का एक रिसेंट एग्जाम्पल है, और देखते हैं सिलसिलेवार फिर से देखेंगे कि डिटेल में समझेंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो जनवरी 2020 चल रहा था दोस्तों, और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो चाइना को एक तरीके से बैन कर रही थी। ठीक है, क्योंकि चाइना ने एक तरीके से अपने जो कोविड-19 के केसेस थे वो वर्ल्ड को बताना शुरू कर दिया था, दुनिया में बताना शुरू कर दिया था कि देखो कोरोना वायरस जो है वो इंसानों में आ रहा है, और हमारे यहाँ थोड़ी सी बड़ी एक महामारी है, लेकिन उतना और देशों में नहीं फैला था। ठीक है, तो उतना क्योंकि फैला नहीं था और कहीं, तो मार्केट्स अभी भी ओके थे। तो देखते हैं निफ्टी 50 कहाँ पे था हमारे जनवरी 2020 में, जनवरी 2020, और ये था हमारा 12,200, मतलब 12,000 से 12,400 की रेंज में हमारा निफ्टी था। और तब न्यूज़ आई थी कोविड-19 की। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पे कोई डर नहीं रहा था, मार्केट्स हमें हमारी ओके ओके हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारे केसेस इंडिया में हैं नहीं, बेसिकली कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में होते नहीं हैं, और वर्ल्ड में भी बहुत कम जगहों पे होते हैं। जनवरी में लगभग लगभग चाइना में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि, और स्टार्ट में जब इंडिया में स्टार्ट भी होता है तो 2 केसेस होते हैं केवल, वो भी केरला में होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार इट्स ओनली 2 केसेस एंड मार्केट्स दे विल नॉट फॉल, बट मार्केट्स कंटिन्यू टू फॉल, मार्केट्स कंटिन्यू टू फॉल। ओके, समझना इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब इंडिया में केसेस आते हैं, ठीक है, 2 केसेस जब इंडिया में आते हैं, तब मार्केट नहीं गिरती, तब मार्केट गिरती है थोड़ा, फिर रुक जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। ये उस टाइम की बात है, गिरती है फिर रुक जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है, लेकिन वही केसेस हमारे 2 ही रहते हैं बहुत टाइम तक। इवन ये जो पूरा टाइम है जिस टाइम पे ये फॉल हुई है ना, जिस टाइम तक मार्केट गिरी है ना, मतलब इस टाइम के लगभग समझ लो 40-50% यहाँ तक लगभग केसेस हमारे 2 ही रहे हैं कोरोना वायरस के इंडिया में। ठीक है, बढ़े नहीं हैं, लेकिन जो हमारी निफ्टी है वो गिरी है। ठीक है, कंटिन्यूसली उसने फॉल किया है वहाँ पे, और हम सभी ने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी होंगी। कमेंट में बताइएगा आपने ढूंढी है या नहीं कि बाई कर लेता हूँ। जेरोडा के, मतलब जेरोडा में आप समझ लो, जेरोडा ने एक पोस्ट किया था ट्विटर पे कि यहाँ पे एक खबर ऐसी आई थी जेरोडा की तरफ से कि लोग नए नए लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं,
क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मार्केट में ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इतनी मार्केट गिर गई है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, जो लोग आप लोगों के सामने अगर बात करते हो स्टॉक मार्केट की, डीमैट अकाउंट की, लोग कहते हैं ये सट्टा है, जुआ है, इसमें कुछ नहीं रखा, वो लोग भर भर के डीमैट खुलवा रहे हैं, रिश्वत दे के लोग डीमैट खुलवा रहे हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट गिर गई है, पहले प्रीवियस कुछ टाइम से मार्केट बहुत तेज़ी से चल रही थी, वहाँ पे हमें मौका नहीं मिला, अब मौका आया है, ये मौका हमें छोड़ना नहीं है। सभी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, यही निफ्टी 11,000 पे बहुत अच्छा बाई बना। कुछ मेरे चैनल पे नहीं, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ना 11,000 पे बाई हुआ था, ना 10,000 पे बाई हुआ था। मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप होंगे आपको पता होगा 11,990 का स्पॉट लेवल था, जहाँ पे बोल दिया था क्लियर कट कि भैया यहाँ से निकल जाओ, कुछ गड़बड़ है। मुझे ये नहीं पता था कि इतना गिर जाएगा, भगवान नहीं, मुझे नहीं पता था इतना गिर जाएगा। मुझे लगा था यहाँ तक गिर सकता है, 10,600 तक वापस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन यहीं पे बोल दिया था क्लियर कट। लेकिन जाना और देखना, बहुत से यूट्यूबर जिन्होंने आपसे 11,000 पे बाइंग करवाई होगी, 10,600 पे एवरेजिंग करवाई, 10,000 पे बाइंग, हर लेवल पे आपसे बाइंग करवाई, और आपको भी लगा कि भैया 10,000 पे निफ्टी सस्ता है, 11,000 पे निफ्टी सस्ता है, लेकिन वही निफ्टी जब 7,500 के आसपास आया, बहुत महंगा लगा लोगों को। अब समझ पा रहे हो, ये लॉजिकली आप सोच के देखो ना, मतलब हम किसी दुकान में जा रहे हैं और उस दुकान में मुझे एक शर्ट खरीदनी है, और वो शर्ट जो है मुझे मिल रही है 1,500 रुपये की, और 1,500 रुपये में मुझे वो शर्ट लग रही है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि ये जो है मतलब ये एलन सॉली ब्रांड है। ठीक है, वही शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती लग रही है। ठीक है, बट वही शर्ट किसी को अगर मुझे बेवकूफ़ बनाना है और मुझे वही शर्ट मतलब समझ रहे हो 1,500 में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, वही शर्ट अगर मैं किसी जाता हूँ किसी बाहर ठेले पे, जैसे पहले तो मैं गया शॉपिंग मॉल पे गया, मैं बाहर ऐसी रेली पे चला गया मैं, जहाँ पे मतलब ऐसे ही कोई एक तरीके से सड़क के किनारे ही सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो क्या किया, मैं शॉपिंग मॉल में गया, मैंने 1,500 का वहाँ पे प्राइस टैग देखा, प्राइस टैग था 3,000 का, 50% डिस्काउंट था, मुझे मिल गया 1,500 में। मुझे लगा भैया एलन सॉली की टी शर्ट मुझे इतनी सस्ती मिल गई। ठीक है, वही सेम टी शर्ट, वही सेम कपड़ा, वही सेम क्वालिटी, बस नाम एलन सॉली का नहीं है। मुझे एक सड़क किनारे एक दुकानदार वो टी शर्ट 500 में बेचता है, मैं उससे बार्गेनिंग करता हूँ और एंड में 250 में वो टी शर्ट लेके आता हूँ, और तब भी मुझे लगता है कि यार 500 का माल वो 250 में दे गया, ज़रूर उसकी खरीद 100 रुपये की होगी, ये टी शर्ट मैं 200 में भी ले आ सकता था। वहाँ पे मुझे 250 भी उस टी शर्ट के लिए महंगा लग रहा है, एक टाइम था 1,500 भी मुझे सस्ता लग रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लॉजिकली इसका कोई भी रीज़न नहीं था। ठीक है, सिवाय एक ब्रांड लोगों के, ऑफकोर्स सब कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को समझना, वहाँ पे तो चलो एलन सॉली का ब्रांड था, यहाँ पे तो वही निफ्टी 50 है। यहाँ पे तो निफ्टी 50 का ब्रांड जो नेम है, ब्रांड नेम, वो भी सेम है, वही इंडियन मार्केट का टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है ये, जो कि 12,000 पे सस्ता था, 9,000 पे महंगा था, 7,500 पे महंगा था। ठीक है, 10,000 पे सस्ता था और 11,000 पे सस्ता था। ऐसे ही तो सोचते हैं रिटेलर्स, ऐसे ही तो सोचते हैं। अब ये देखो, ये चीज़ आप नहीं सोच रहे हो, पता है बहुत बड़ी गलती करोगे आप अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम सोच गलत है हमारी। आपकी सोच गलत नहीं है, आप जिन लोगों को फॉलो करते हो वो आपकी सोच ऐसी बना देते हैं। ठीक है, वो ऐसा डेटा वो दिखाते हैं, ऐसी ऐसी वो चीज़ें बताते हैं कि आपकी सोच ही वैसी, आप अलग सोच ही नहीं सकते। आपको लगेगा भाई इतना बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इसके पास NISM सर्टिफाइड है, सभी रजिस्टर्ड है और ये सब है, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज़ होती हैं उनके पास, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वो, और उनकी सोच जो होती है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया ये बहुत सही बता रहा है जो भी बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप भूल जाते हो कि वो आपके लिए बैठा नहीं है वहाँ पे, वो आपको एडवाइस देने के लिए बैठा नहीं है, वो तो अपनी जेब भरने के लिए बैठा है। आप पैसा गवाओगे तो ही वो पैसा कमाएगा, कैसे बात करते हैं अभी। लेकिन मार्केट्स हमारी गिरने लगी, इंडिया में केसेस भी बहुत कम थे, लॉकडाउन की वजह से केसेस कंट्रोल भी हुए। ठीक है, और जब तक इंडिया में लगभग 1,000 केसेस आए, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में लगभग जब तक 1,000 केसेस आए, मार्केट गिर रही थी, मार्केट गिर रही थी। ठीक है, और लोगों ने 10,000 पे निफ्टी को ख़रीदा, 9,000 पे निफ्टी को ख़रीदा, हर जगह निफ्टी को ख़रीदा, ये देख के कि लगभग लगभग सब कुछ ओके है, इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब मार्केट 7,500 पे टच की और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की कि पूरा का पूरा जो देश है वो 21 दिनों के लिए लॉकडाउन हो जाएगा, सारे के सारे लोग, बोल देना मुझे
अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जो उस टाइम पे बुलिश रहा हो मार्केट को लेके, सारे के सारे लोग बेयर्स बन गए, बहुत बड़े बड़े भालू बन गए सब, कि भैया 21 दिन के लिए कोई कंपनी में काम काज ही नहीं होगा। 21 दिन के लिए सारी की सारी कंपनियां बंद। अब कंपनियां बंद, अगली क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आएंगे, अर्निंग्स कैसे आएंगी, कंपनियों का ईपीएस घट जाएगा, एनपीए बढ़ जाएगा, ना जाने क्या क्या चीज़ें हो जाएगी। ठीक है भाई, कंपनी रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएगी, कंपनी सारी की सारी कंपनीज लॉसेस में चली जाएंगी, कंपनीज बंद हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें। इस क्वार्टर में कंपनीज का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अरबों खरबों पे लॉसेस होंगे। केसेस उस टाइम पे 600 थे, ठीक है। और ये भी हम भूल गए थे उस टाइम पे कि भैया मार्केट जो है वो टॉप से 40% गिर चुकी है, टॉप से 40% इंडेक्स गिर चुका है, टॉप 50 कंपनीज गिर चुकी हैं भारत की, टॉप से 40%। इस टाइम तो हमें कोई यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ दिखी नहीं, लगभग 2 केसेस 4 केसेस, वो कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं, इतनी नेगेटिव नहीं थी कि मार्केट इतना गिर जाए। यहाँ पे हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखने लगी। यहाँ पे भाई 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, अब कंपनीज कब काम करेंगी, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो, न्यूज़ ऐसी आती है कि आपको लगता है भैया कल जो है, कल का सूरज नहीं निकलने वाला है, आपको लगता है अंधकार ही अंधकार मचने वाला है हर जगह जगह। और उसी टाइम पे मार्केट्स रिकवर करना स्टार्ट करती है, डाउ जोन्स 18,000 के लेवल से रिवर्स करना स्टार्ट करता है, निफ्टी 7,500 के लेवल से रिवर्स होता है। लोग इतने ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी होता है वो सोचते हैं कि भैया यहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं इस बाउंस में, और जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे होते हैं वो सोचते हैं कि भैया ये तो अभी गिरने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम सारे लोग रिसेशन में हैं, क्योंकि कोरोना है ना भाई। केसेस यूएसए में बढ़ते हैं, 1000 से 1 लाख हो जाते हैं। इंडिया में केसेस इस फॉल तक, जब तक मार्केट गिर रही थी, केसेस लगभग 600 के 600 थे, 500-600 थे। उसके बाद जब मार्केट चढ़ती है केसेस 600 से 6000 हो जाते हैं और स्टिल मार्केट राइज करती है। लोग कहते हैं कि भैया मुझे तो इस पर बिलीव नहीं हो रहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये स्मार्ट मनी नहीं है, मार्केट तब तक मूव नहीं, क्योंकि एफआईआई डेटा आता है नेगेटिव। एफआईआई डेटा हमें दिखाता है कि भैया एफआईआईज तो बेच रहे हैं। लोग कहते हैं ये स्मार्ट मनी नहीं है, मुझे इस मूवमेंट पे भरोसा नहीं है, और मार्केट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक स्मार्ट मनी नहीं आ जाता, और मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि और एग्जिट तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसको शॉर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये 2008 से 9 में जो क्राइसिस हुई थी ना, उससे बहुत बड़ा है। ये तो जो है सर्वाइवल फॉर लाइफ है, ठीक है, ये तो जो है सर्वाइवल फॉर लाइफ है, ठीक है। फिर भी मार्केट्स रिकवर करती हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव न्यूज़। यूएसए में केसेस अब 1000 से बढ़ के 6 लाख हो गए हैं, डाउ जोन्स 18,000 से बढ़ के 24,000 हो गया है। एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कैसे कैसे हो रहा है यूएसए, मतलब समझ रहे हो, 6 लाख केसेस कोरोना पॉजिटिव मरीजों के यूएसए में, और डाउ जोन्स 6000 पॉइंट बढ़ गया। वाह, मुझे तो नहीं पता। रिसेशन घोषित हो चुका है ऑफिशियली वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने, आरबीआई ने रिसेशन घोषित कर दिया है। शॉर्ट कर दो यार मार्केट को, ये मूव टिकने वाली नहीं है। बट डेटा फिर से शो कर रहा है कि रिटेल जो है, जो पब्लिक है नॉर्मल, उसने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी रिटेलर, ठीक है, अब आप कोई बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो वो अलग बात है, कोई भी रिटेलर आम जिसको नॉलेज नहीं होती, ठीक है, वो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया होगा, क्योंकि इंडिया में केसेस 600 से 14,000 हो चुके हैं। लॉकडाउन को 14 दिन और बढ़ा दिया गया है, बट मार्केट तो भैया भाग रही है, ऊपर की तरफ ही मार्केट भाग रही है। ये तो फेक रैली है, ठीक है, ये तो फेक रैली है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली 10,000 पे जो निफ्टी थी वो सस्ती थी, बट आज वही निफ्टी 9,000 पे खड़ी है, और ये निफ्टी 9,000 पे बहुत महंगी है, क्योंकि ये निफ्टी तो अभी नीचे जाने वाली है। आप समझ पा रहे हो किस तरीके से आपकी सोच काम करती है, किस तरीके से आप सोचते हो, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस भाव से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस भाव से ही आप इस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हो, ठीक है। 10,000 तो हमारे लिए ग्रेट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट था, बट अब उससे 10% नीचे यानी 9,000 भी सब कुछ बड़ा महंगा दिख रहा है। देखो सेंटीमेंट कैसे बदलते हैं, देखो हमारी सोच कैसे बदलती है।
सभी ने अपने पोर्टफोलियोज़ को एग्ज़िट कर लिया है, स्टॉक्स को एग्ज़िट कर लिया है, रिवेंज ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, शॉर्ट पे शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे हैं सारी की सारी न्यूज़ को देख के। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि भैया न्यूज़ जो है, जो आपको अभी पता लगी है, हो सकता है जो बड़े इन्वेस्टर्स, जो बड़े मतलब HNIs, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, FIIs जिनको आप स्मार्ट मनी कह रहे थे, हो सकता है ये सारी की सारी न्यूज़, क्योंकि वो इतने दूरदर्शी हैं, उन्हें हो सकता है कि जनवरी से ही पता हो सकता है कि मार्केट 40% जब टॉप से गिरी, जब आपके पास कोई रीज़न नहीं था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि भैया मार्केट इतना क्यों कर रही है, हो सकता है यही रीज़न्स हो जो आपको रीज़न्स आज दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी। जिन रीजंस की वजह से आपको आज लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, उन रीजंस की, उन्हीं सेम रीजंस की वजह से मार्केट पहले ही गिर चुकी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? सोचना है इस बात, ध्यान से सोचना। क्या वही सेम रीजंस नहीं हो सकते? क्या कोई ऐसा जिसका बिजनेस कम्युनिटी से कांटेक्ट हो, उसको ये रीजंस जो आज आपको आज दिखाई जा रहे हैं न्यूज़ पे, वो रीजंस उसको पहले से पता नहीं हो सकते? बिल्कुल पता हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझनी है कि मार्केट फ्यूचर को देखेगी, प्रेजेंट को नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, आपको बताता हूँ, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो नेगेटिव न्यूज़ आपको पता चलती है आज, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस उनको पता चल जाती है बहुत टाइम पहले। तो होता क्या है कि वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग हाई लेवल पे ही शॉर्ट करके बैठ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, उस टाइम पे वो लोग अपने शॉर्ट्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर, क्योंकि उन्हें पता है भाई रिटेल ने और पार्टिसिपेट कर भी दिया, यहाँ से मार्केट 5-6% और ऊपर भी चली गई, उनके पास इतना पैसा है कि वो वहाँ से और शॉर्ट कर देंगे और सेल कर देंगे, ज़्यादा माल और बेच देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, खैर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि कोरोना वायरस एक सीरियस इशू सच में बन सकता है, क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिटी से सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो लोग इनसाइडर, उनके पास सारी न्यूज़ रहती है, उन्हें पता था ये एक सीरियस इशू हो सकता है। तो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट को शॉर्ट किया, उनकी शॉर्ट की वजह से मार्केट गिरती रही, और रिटेल जो है वो बाई करता रहा, बाई करता रहा, बाई करता रहा, क्योंकि उसको तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, उसको तो दिखा ही नहीं भाई मार्केट क्यों गिर रही है, कोई रीज़न नहीं है मार्केट के गिरने का, और गिर गई है तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हमारी बड़ी गलती ये होती है, हमें जब कोई रीज़न दिखता नहीं है ना किसी चीज़ का, तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत चीज़ हुई है और अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ठीक है, तो मार्केट गिर गई टॉप से 40%। अब यहाँ पे जब सबको न्यूज़ पता चल गई ना, ठीक है, अब समझो इस बात को मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सभी को पता है कि कोरोना वायरस कुछ है, अब यहाँ पे सभी को पता है कि बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इशू है और लॉकडाउन हुआ है, और अब इस इशू को सॉल्व होने में टाइम लगेगा, सभी को पता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब रिटेल जो है वो सेल करना चाहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अब रिटेल मार्केट में आ रहा है, तो सारे के सारे FIIs ने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया, यानी जो इन्होंने सेल कर रखा था ना पहले, उसको इन्होंने काटना शुरू किया। अब सेल की पोजीशन को क्लोज करने के लिए आप करोगे क्या? आप बाई करोगे। ऑब्वियसली अगर आपने सेल करके कुछ रखा है तो आप उसको बाई करोगे तो वो पोजीशन क्लोज होगी ना। तो अब आपने बाई किया, तो आपकी जो बाइंग थी उसकी वजह से यहाँ पे रैली आई। ठीक है, जो आपने बाइंग की यहाँ पे, जो आपने एक्चुअली में बाइंग नहीं की, एक्चुअली में तो आपने सेल की अपनी पोजीशन को क्लोज कर रखा है, क्लोज कर रहे हो आप। ठीक है, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट कवरिंग, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट को कवर अप कर रहे हो, उस वजह से एक रैली आ रही है, और लोगों को लग रहा है कि रैली क्यों आ रही है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि भाई न्यूज़ जो है वो सबको मिल चुका है, तो जो डेटा आप सभी को पता है ना दोस्त, जो डेटा आप सबको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में कोई डेटा ही नहीं है, वो एक्चुअली में कुछ पता ही नहीं। आज से 5 साल पहले आप मुझसे ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, आज से 5 साल पहले आप मुझसे बात करते इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की, तो शायद मैं उस टाइम पे समझता कि भाई आप कोई ऐसी चीज़ मेरे साथ सामने लेके आए हो जो बहुत से लोगों को नहीं पता। बट आज के टाइम में सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, सभी लोग पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सभी लोग उन सेक्टर्स में देख रहे हैं आगे। अब आज के टाइम में सभी लोग निफ्टी फार्मा को लेके बुलिश हो गए हैं कि फार्मा जो कंपनीज़ है वो अच्छा करेंगी, टेलीकॉम की कंपनीज अच्छा करेंगी, सभी लोग बुलिश हो गए हैं। सभी लोगों को लगता है इंटरनेट की जितनी भी सेवाएं हैं इंटरनेट संबंधी, वो क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों के पास और कोई काम नहीं है, तो लोग ये करेंगे। ये जो आपको लगता है आप बड़े समझदार हो, बट एक्चुअली में आप वही रावण हो जिसको लग तो रहा है वो बड़ा समझदार है, बट वो भूल जाता है कि श्री राम के सामने वो बहुत अज्ञानी है, बहुत अज्ञानी है। उसको जितना ज्ञान है, राम को बचपन में ही उतना ज्ञान हो चुका है। ऑपरेटर्स
को बहुत पहले से ही ये सारा ज्ञान है, जो ज्ञान हमें अब हो रहा है, जो हमें कैडिला, इप्का लैब्स और डॉक्टर रेड्डी डेविस लैब जैसे स्टॉक्स जो अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑपरेटर बहुत पहले ही जानता है कि ये भागने वाले हैं, इनको बहुत पहले ही वो खरीद चुका है। और जब वो बेचना स्टार्ट करेगा, जैसा ये गिरेंगे ना, आप समझ लेना, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज़ किया इस चीज़ को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से बात हुई, इस तरीके से। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर आप सिर्फ इंडेक्स पे बात कर रहे हो और करंट सिचुएशन में आपने कुछ स्टॉक्स तो बात की नहीं। एक ले आते हैं इंडिगो एयरलाइंस, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई थी। खबर किसी को पता हो तो भैया पॉज करके सोच लेना एक बार अपने मन में, और अगर सही रहे आप तो कंग्रेचुलेशंस, आप हमारे बहुत ही एक्सीलेंट सब्सक्राइबर हो, ठीक है। खबर इंडिगो में एक आई थी, और खबर ये आई थी इंडिगो में कि भैया इंडिगो एयरलाइंस जो है वो बंद हो जाएगी। अच्छा, जैसे जेट एयरवेज, सॉरी कौन सी जेट एयरवेज थी ना, बंद हो गई थी, लोन्स उन पे बहुत ज़्यादा थे, बढ़िया। तो इंडिगो एयरलाइंस अब बंद हो जाएगी, ये खबर थी। और खबर ये थी कि इंडिगो कोई, क्योंकि कोई भाई जा नहीं रहा, कोई मतलब दुनिया में इधर उधर घूम नहीं रहा है, ठीक है। चलो, हंसी आ रही है थोड़ी, कोई बात नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि अब लोग कोरोना से इतना डर चुके हैं कि कोई किसी और देश में नहीं जा रहा, या फिर इंडिया में भी लॉकडाउन है, तो बिजनेस नहीं काम कर रहे हैं लोगों का एक तरीके से। तो ये खबर आई थी, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। और उस टाइम पे जो इंडिगो थी वो 800 के भाव पे चल रहा था इंडिगो का शेयर, ठीक है। और ये खबर आई थी। अब चलो देखते हैं जनवरी में ये शेयर कहाँ था। जनवरी में ये शेयर था लगभग 1500 के भाव पे, ठीक है। अब जब हमारे पास न्यूज़ आती है जिस टाइम पे कि इंडिगो जो है वो बेसिकली ख़त्म होने वाला है, 800 के भाव पे आती है, मुझे 800 का लेवल याद है, तो वो आती है मार्च के टाइम पे न्यूज़। तो ये शेयर ऑलरेडी 1500 से गिर के 800 हो चुका है, ऑलरेडी शेयर आधा हो चुका है, ठीक है। न्यूज़ आई है यहाँ पे नेगेटिव कि भैया ये कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद होने की न्यूज़ आने के बाद ये शेयर 800 से चला गया 1050, 250 पॉइंट वहाँ से ऊपर आ गया ये शेयर, यानी 20% लगभग, वहाँ से 20-25% ये शेयर 25% ऊपर आ गया, बाय गॉड, ठीक है। तो ये है खेल ऑपरेटर का, ये होता है खेल, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या पता है, यहाँ पे हुआ ये कि उनको पहले से पता था कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो इस वजह से देखो हम नहीं बता सकते, मैं सच बता रहा हूँ, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी को तो पता था ना रामायण में कि क्या होने वाला है, विधि का विधान क्या है। महादेव को तो पता था ना, राम को तो पता था ना, लक्ष्मण को तो पता था ना कि क्या होने वाला है, सीता को भी पता था, हनुमान को भी पता था, सबको क्योंकि ये तो देवताओं की अवतार है, सभी को पता था क्या होने वाला है। हमको नहीं पता क्योंकि हम तो असुर हैं, ठीक है, हम तो असुर हैं। तो उनको पता था कि क्या होने वाला है, तो वो भाई साहब जो थे 1500 से ही सेल करके बैठे थे। और जब उन्होंने देखा कि भैया पूरी पब्लिक को पता है तो पब्लिक यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने किया भैया राम राम, पब्लिक तो मुझे पता है कि पब्लिक जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में तो जाना नहीं, तो अपनी सेल को करते हैं क्लोज़। और यहाँ पे उन्होंने अपने सेल को क्लोज़ कर दिया, बाई कर लिया वापस, ठीक है। तो जो रीज़न आपको आज दिख रहे हैं ना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप अभी तक बने हो। जो रीज़न्स आपको आज दिख रहे हैं इंडिगो के गिरने की वजह से, एक्चुअली में उन्हीं रीज़न्स की वजह से इंडिगो पहले गिर चुका है, ठीक है, उन्हीं रीज़न्स की वजह से इंडिगो पहले गिर चुका है। तो आप समझदार तो हो, लेकिन आपको भगवान के बारे में पता तब चला जब आपका वध हो चुका है और आप युद्ध में हार चुके हो, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कमेंट में बताइएगा अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग देखते हो वीडियो को, में मज़े भी लेते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है। कैसे पॉसिबल है आप बताओ? ईपीएस कहाँ से आ रहा, अर्निंग्स पर शेयर कहाँ से आ रहा, प्राइस इक्विटी रेशियो कहाँ से आ रहा, इंडिगो में कंपनी बंद है जब, कैसे पॉसिबल है? कोई ज्ञानी हो तो मुझे बताए, ठीक है, पॉसिबल कैसे है? इस एनवायरनमेंट में भाई अगर आप पी देख रहे हो, अगर आप ईपीएस देख रहे हो ना, तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की, एयरलाइंस लॉक हो गई हैं 3 मई तक, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा इस मूवमेंट पे कि 200-250 पॉइंट ऊपर ही क्यों आ गया, गलत है, क्यों आ गया, ट्रस्ट नहीं हो रहा इस मूवमेंट पे। ये भूल जाते हैं लोग कि पहले इतना गिर चुका है, ठीक है, मतलब पहले 1500 पे उनको दिख नहीं रहा था कि शॉर्ट कर दें, अब उनको दिख रहा है 800 रुपये पे शॉर्ट कर दें, ठीक है, देख नहीं रहे कि पहले इतना गिर चुका है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना, आज से आगे से किसी भी स्टॉक में कोई न्यूज़ आपको मिलती है
हमेशा जाके देखना पहले कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है भाई, इंडिगो क्यों चढ़ रहे हो तुम, क्यों चढ़ रहे हो मुझे बताओ। जब बंद हो गए हो, कंपनी बंद हो गई भैया, लॉकडाउन हो गया, एयर कोई आपके कोई उड़ान नहीं भर रही है आपकी, आप चढ़ क्यों रहे हो मुझे बताओ। ठीक है। तो और पता है क्या होगा, कि जब तक न्यूज़ आएगी कि इंडिगो में सब कुछ सही हो गया है ना, मुझे लगता है यहाँ से डबल हो जाएगा ये स्टॉक। 800 के लेवल से हो सकता है ये वापस 1500 चला जाएगा, और तब न्यूज़ आएगी कि अब इंडिगो में सब कुछ सही है, वापस से हमारे प्लेन्स जो है वो उड़ने लगे हैं। और तब लोगों को लगेगा अरे अरे बहुत बढ़िया, अब इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, अब तो ये ऊपर भागेगा। ठीक है, चलो रिलेट कर पा रहे होगे मुझे लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको दो डिफरेंट क्राइसिस के टाइम पे किस तरीके से लोगों की सोच थी, किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बदले। क्योंकि जो नॉर्मल जो दिमाग होता है रिटेल का, रिटेल में उसको कहता हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, या है भी तो बहुत थोड़ी मोड़ी है, जो भी उसने यूट्यूब से ले रखी है। ठीक है। तो जो नॉर्मल ऐसा ब्रेन होता है, एक्चुअली में वो क्या करता है, ठीक है, वो डेटा को देखता है और वही डेटा उसको मिलता है जो डेटा अवेलेबल होता है। एफ आई आई डी आई आई डेटा, ठीक है, जी डी पी, ई पी एस, पी ई, पी बी, ये सारा डेटा जो सबके लिए अवेलेबल होता है। तो यही बेस्ट पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वही निफ्टी जो 10,000 पे अच्छा लगता है, 11,000 पे अच्छा लगता है, वो 9,000 पे बहुत महंगा लगने लगता है। और इसका रीज़न ये नहीं होता कि आप गलत सोचो, इसका रीज़न होता है कि आप एक माया जाल में हो जहाँ पे आप डेटा को देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये जो मार्केट है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन असलियत में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स को बदला जा रहा है, आप समझ रहे हो, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको हमेशा उल्टी डायरेक्शन में सोचने को मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। तो बस यही एक्सप्लेन करना मैं चाहता था आज की वीडियो से, कि मार्केट जो है वो ये नहीं देखती है कि पहले क्या हुआ है या अभी क्या हो रहा है, मार्केट हमेशा ये देखती है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो सभी के पास अवेलेबल है, ठीक है, ये ई पी एस, ये पी, तो कभी इस न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो ये मत सोचना मेरे भाई कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। खुद से पूछना कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। ठीक है। क्योंकि हम पैसा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम खुद ही बायस्ड हो जाते हैं। हम खुद ही पहले से अपने मन में भाई इसमें तो अब मैं शॉर्ट करूँगा इंडिगो में, ठीक है, और तो मैं कुछ करूँगा नहीं, तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। और क्या होता है कि बीच बीच में फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे रिलायंस में क्या हुआ था, रिलायंस का एक बार कुछ ए जी एम सऊदी अरामको से मर्जर की न्यूज़ आई, फिर रिलायंस पे एक और न्यूज़ आई थी सेट टॉप बॉक्स, जियो सेट टॉप बॉक्स की, तो उन 2 दिनों में रिलायंस को चढ़ा दिया गया। तो उस टाइप की जब न्यूज़ आती है और सच में ऐसा वही हो जाता है जो न्यूज़ में आया है, तो आप सोचते हो भाई न्यूज़ के हिसाब से सच में ट्रेडिंग होती हो सकता है एक बार, मतलब पहले एक आध बार जब मैंने देखा होगा तब हो सकता है कुछ गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे लॉस होता रहता है, आप ऐसे सोचोगे। लेकिन 10 में से 7-8 बार ऐसा होगा कि जो आपकी न्यूज़ होगी ना उसके ऑपोजिट काम होगा। अब देखो रिलायंस जो है, ठीक है, अब देखो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसे रिलायंस है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन, नॉर्मली कोई ऑपरेटर अगर उसके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो जिसकी मार्केट कैप काफ़ी कम है, तो वो रिलायंस में मैनिपुलेशन नहीं करना चाहेगा, वो इतना पैसा वहाँ पे नहीं लग, क्योंकि देखो कमाना उसको वही है। ठीक है, बेसिकली क्वांटिटी उसकी उसको अगर वही रखनी है, प्राइस का मूवमेंट वही रखना है, तो आप कमाने आपको वही है। लेकिन वहाँ पे मैनिपुलेशन करने के लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आप समझ पाओ ना अगर इन चीज़ों को, तो आप सच में बहुत बेटर कर सकते हो। तो आगे से स्मार्ट रहना है। डेटा आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डेटा पे ट्रेड करो, क्योंकि वो डेटा सबके पास है भैया। ठीक है, सबके पास है वो डेटा, सबको पता है वो डेटा। और कोई बड़ी मछली है जिसको ऑलरेडी वो डेटा आपसे बहुत पहले से पता है, ठीक है, तो वो आपको जो है फंसाएगा। ठीक है, फंसा लेगा वो। तो यहाँ पे पैसा कमा तभी सकते हो अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आपका है। ठीक है, अगर आप जो मार्केट सोचती है आप उससे अलग सोच रहे हो, तभी आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। अन्यथा यहाँ पे पैसा कमाना आपको ऑलरेडी पता है कि कितना मुश्किल है। तो जो भी मार्केट का बेसिकली जो भी कॉन्ट्ररी व्यू रखता है मार्केट से, वही यहाँ पे पैसा कमाता है। और इससे रिलेटेड एक किताब भी है, एक बुक भी है, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ अभी, उस बुक स्टडी कर रहा हूँ, उस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आपको अगर वो बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर मेरा कमेंट सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब की वीडियो की, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।
तो आपको डिफरेंट सोचना है, और कैसे डिफरेंट सोचना है इसी बारे में वो बुक है। ठीक है, तो एक्चुअल जो डेटा है उस वो डेटा जब आ गया ना, तब डेटा देख के ये समझो कि पहले जो मूवमेंट हुई है वो इस वजह से हुई थी, बस, और कुछ नहीं। डेटा से आपका कोई फ़ायदा और नहीं होने वाला, न्यूज़ से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ को देखो और न्यूज़ देख के समझो कि हाँ पहले जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था। ठीक है, ये समझ लो, समझ के क्या कर लो कुछ नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट रहो, फ्यूचर को देखो, क्योंकि कभी भी किसी ने पास्ट को देखते हुए पैसा नहीं कमाया है एक्सेप्ट टेक्निकल एनालिस्ट। और उन्होंने भी पास्ट को देख के पैसा नहीं कमाया, उन्होंने भी पास्ट को उस तरीके से देखा है जिस तरीके से एक आइडियल जो एनालिस्ट है वो देखता है। तो उस तरीके से देखा है उन्होंने। ठीक है, कभी भी किसी भी चार्ट में सपोर्ट के पास कुछ लोग बाई करते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करते हैं और सेल करते हैं। देखो एक ही चार्ट है सेम, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि वहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या है। ठीक है, वहाँ पे सेंटिमेंट्स अगर बाइंग वाले हैं तो आप बाई को प्रेफर करते हो, वहाँ पर सेंटिमेंट्स अगर सेल वाले हैं तो आप चार्ट पे सेल के सिग्नल्स ढूंढते। तो आपको यहाँ पे समझदार रहना होगा।